नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन राजस्थान अध्ययन क्लास 6 से 12वीं तक के सीरीज़ के अंदर अपन राजस्थान अध्ययन की बात कर रहे थे। ठीक है। और जिसके अंदर अपन कक्षा 6 के राजस्थान अध्ययन के सभी अध्यायों की बात कर चुके, और जिनकी सभी व्याख्या और जो वीडियो है वो लक्ष्मण धारा के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 6 राजस्थान अध्ययन के अंदर अपलोड किए गए हैं। तो आप वहाँ से सारे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अब आज की क्लास के अंदर अपन कक्षा 7 के पहले अध्याय वन वन्य जीव एवं संरक्षण से संबंधित इस पहले अध्याय की बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अध्याय पे। तो ये आपकी पुस्तक है, हमारा राजस्थान। और जो यहाँ पे संचालित होती है वो भाग 2 है, जो कक्षा 6 के कक्षा 7 के लिए अ, अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए चलती है। ठीक है ना, जिसमें टोटल आपके 10 अध्याय, पहले के अंदर भी 10 अध्याय थे जिनकी चर्चा अपन कर चुके हैं, और इसके अंदर भी 10 अध्याय है जिनकी चर्चा भी अपन करेंगे। ठीक है। अब है पहला अध्याय वन वन्य जीव एवं संरक्षण। साथियों, इसके अंदर वो सारी जानकारी ली हुई है जो अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और राजस्थान अध्ययन के अंदर जो अध्याय है पहला, उसमें वो सारी चीज़ें इसके अंदर ली हुई है जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है या फिर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। राजस्थान राज्य की कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र में आता है। अब राजस्थान को जो टोटल क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल कितना है? टोटल क्षेत्रफल की बात करो तो है अपने 32,37,263। तीन, सॉरी वो तो भारत का है। 3,42,239। ठीक है, ये है भारत राजस्थान का क्षेत्र 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें से अगर अपन बात करें तो 10% जो हिस्सा है, 10% हिस्सा जो है वो है वन क्षेत्र का, वन क्षेत्र या 10वां भाग। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर व सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में। देखो, ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक वन क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक वन क्षेत्र है वो है उदयपुर में, और सबसे कम वन क्षेत्र की बात करें तो वो है आपके चूरू जिले में। ठीक है। अब ये जो वन है, इन वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। देखो, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन सरकारी नियंत्रण में जो आते हैं वो आरक्षित वन है, माने इनका जो देख रेख जो करती है वो सरकार करती है। कुल वन का 1/3 भाग आता है, यानी कुल जो वन है उसका 1/3 भाग आता है। और इस पर पशु चराना व लकड़ी काटना प्रतिबंधित है। इस पे आप पशु नहीं चरा सकते और ना ही लकड़ी काट सकते। ऐसे वनों को कहा जाता है आरक्षित वन। उसके बाद में आता है सुरक्षित वन, सरकारी नियंत्रण में आता है। ठीक है, सरकार के अंडर में होते हैं ये भी। और कुल वनों का आधे से अधिक भाग पर आते हैं ये। ठीक है, और इस पर पशु चराना व लकड़ी काटना भी प्रतिबंधित है। ठीक है ना, 1/3 भाग पे तो ये आरक्षित वन है और आधे से अधिक भाग पे सुरक्षित वन है। और अवर्गीकृत वन की बात करें तो इस पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, और इस पर पशु चराने व लकड़ी काटने पर किसी भी तरीके का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। वो होता है अवर्गीकृत वन। ये जो सुरक्षित वन है, यहाँ पे आंशिक प्रतिबंध है, कुछ कुछ प्रतिबंध है। अगर आप परमिशन लेके अगर काटना चाहें या पशु चराना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आरक्षित वन में पूर्णतः वर्जित है। ठीक है। अगर इन दोनों में, सुरक्षित वन और आरक्षित वन दोनों में अगर अपने को प्राथमिकता देनी है तो अपन आरक्षित वन को प्राथमिकता देंगे। अब वनस्पति के बारे में देखेंगे, भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। ये तो आपके वनों का वर्गीकरण हो गया, मतलब मुख्यतः 3 प्रकार के वन है, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। अब भौगोलिक दृष्टि से वन कौन कौन से हैं, किस तरीके से उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले जो कारक है वो है धरातलीय स्वरूप। ठीक है। और उसके बाद में जलवायु, उसके बाद में वृषा की मात्रा और मिट्टी। अब जितना ही वन है उन्हें एक तो धरातलीय स्वरूप प्रभावित करा है, यानी भाई धरातल केड़ो है, ढाल वालो है या फिर सपाट है। उसके बाद में जलवायु, भाई वहाँ की जलवायु कैसी है, अनुकूल जलवायु है या प्रतिकूल जलवायु है। ठीक है। वर्षा की मात्रा कैसी है, वर्षा अधिक हो रही है या वर्षा कम हो रही है। उसके बाद में मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कैसी है,
ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। अरावली राजस्थान को 2 भागों में बाँटती है। उसके बाद में अरावली जो है वो राजस्थान के मतलब राजस्थान को 2 भागों में बाँटती है। अब जैसे ये मैप है, इस मैप में आप देखेंगे तो अरावली इस तरीके से निकल रही है, ठीक है ना। तो ये अरावली 2 भागों में बाँट रही है। ये पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है, और ये पूर्वी राजस्थान है। ओके, इस तरीके से। हुँ, ओके। उसके बाद में है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ये भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से जो पहला भाग है वो है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में पाए जाते हैं। देखो, शुष्क भाग और अर्ध शुष्क भाग। अब ये जो इतना सा क्षेत्र है ना, ये वाला, ये तो पूर्णतः शुष्क है, ठीक है। ये भाग तो पूर्णतः शुष्क है। अब ये वाला जो भाग है ये है अर्ध शुष्क। इस भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि जिलों में पाए जाते हैं। और इन वनों में झाड़ियां एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे झाड़ियां और कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष की बात करें तो रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबुल, कैर, नीम, ये इसके मुख्य वृक्ष हैं। इसकी मरुस्थलीय वनस्पति को मरुदभिद कहा जाता है। और यहाँ जो मरुस्थलीय वनस्पति है ना, इसको कहा जाता है मरुदभिद। तापमान अधिक, वर्षा कम। देखो, तापमान यहाँ पे अधिक होता है और वर्षा यहाँ पे कम होती है। वृक्षों की पत्तियां की छोटी होने के कारण, देखो वृक्षों की पत्तियां का जो आकार है छोटा होने के कारण वाष्पीकरण की कम मात्रा में पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं, जिनसे ये जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ के जो पेड़ है इनकी विशेषता ये है कि इनकी पत्तियां जो है वो बहुत छोटी है, ठीक है। और पत्तियां छोटी होने के कारण इनमें वाष्पीकरण की मात्रा जो है वो कम होती है। और पेड़ों की जड़ें जो है वो बहुत ही गहरी होती है, जिनसे ये जमीन के काफी अंदर तक जड़ें पहुंच जाती है और वहां से ये पानी प्राप्त करते हैं, ठीक है। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष हैं। उसके बाद में आगे देखें तो खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष हैं। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष कहा जाता है। और ये जो खेजड़ी है इसको राजस्थान के अंदर कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। खेजड़ी को राजस्थान के अंदर कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है कि भाई खेजड़ी जो है वो राजस्थान में कल्प वृक्ष है, ठीक है। उसके बाद में देखें और खेजड़ी ये राज्य वृक्ष भी है। और रोहिड़े की बात करें तो ये राजस्थान का राज्य पुष्प है, जो कि आपके उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में उगता है। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है, जो कि जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। ये थी कुछ इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता। आगे देखो, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। अब पहले नंबर पे आपने जो देखा उष्ण कटिबंधीय वन, उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो आ रहा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इसके अंदर एक शब्द ऐड हो गया, शुष्क पतझड़ वन, ठीक है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदिया, टोंक, इन जिलों के अंदर ये पाए जाते हैं। और इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोक, ढौक, साल, सीताफल, आंवला, बांस, नीम, आम, शीशम, ये इसके महत्वपूर्ण वन है, ठीक है। वनों की लकड़ियां मजबूत होती है। और इन वनों की विशेषता ये है कि इनकी लकड़ियां जो है वो मजबूत होती है, ठीक है। ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जब गर्मी का मौसम होता है तब ये पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आगे बात करें अर्ध शुष्क कटिबंधीय वन। तो पहला था उष्ण कटिबंधीय वन, फिर उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, और अब है अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन को मतलब होया करे हमेशा हरे भरे रहने वाले। इसका मतलब होता है हमेशा हरे भरे रहने वाले वन। इन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। अब ये जो वन है इनको सदाबहार वन कहा जाता है। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। और ये जो वन है
ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आम, बांस, सागवान आदि ये प्रमुख वृक्ष हैं और पहाड़ी के ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। और ये जो वन है पहाड़ी के ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। इसीलिए जो राजस्थान में बात करें तो सदाबहार वन अगर होते हैं तो कहाँ पे होते हैं? एक तो होते हैं सिरोही का जो आबू पर्वतीय प्रदेश है ना, सिरोही है। थोड़ी सी बात करें तो उदयपुर का हिस्सा आ जाता है, उदयपुर, ये यहाँ पे सिरोही उदयपुर ये क्षेत्र आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पर्वत है। ठीक है ना, ये चीज़ है। और उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो राष्ट्रीय उद्यान 3 है, देखो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है और यहाँ साइबेरियन क्रैन, बगुले, बैया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके भरतपुर में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। उसके बाद में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी सवाई माधोपुर जिले में है और यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। और ये राष्ट्रीय उद्यान परियोजना के लिए भाई राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय जो बाघ है ना उसके लिए ये है राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए फेमस है। तो राजस्थान का कौन सा जो उद्यान है वो भारतीय बाघ के लिए फेमस है? तो ये आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो ये भारतीय बाघ है इसके लिए प्रमुख। ठीक है। उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है और यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गीदड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, सिंकारा, सियार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार के कुछ उदाहरण है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 3 है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो भरतपुर में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में है और मुकुंदरा हिल्स की बात करें राष्ट्रीय उद्यान की तो ये अपने इसके अंदर स्थित है चित्तौड़गढ़ में, कोटा और चित्तौड़। ठीक है। उसके बाद में अभ्यारण्य का जो अर्थ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भय मुक्त वन, जहाँ मतलब किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं। ठीक है ना, किसी भी प्रकार का भय नहीं है उसे कहते हैं अभ्यारण्य। ठीक है ना। अब यहाँ कुछ अभ्यारण्य दिए हुए जैसे राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य है तो वो आपके जैसलमेर और बाड़मेर में आएगा, क्योंकि मरु क्षेत्र है वो जैसलमेर और बाड़मेर है। इसके अंदर गोडावण आपको फिक्स याद रखना है, बाकी भेड़िया, सियाल, लोमड़ी ये कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है ना, क्योंकि गोडावण जो है राज्य पक्षी है और यहाँ जैसलमेर के अंदर सेवण घास में इसके अंडे मिलते हैं। सेवण घास भी याद रखना है इसके साथ में। ठीक है। उसके बाद में कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर और करौली, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, तो 3 जिलों में याद रखना है, राजसमंद, पाली, उदयपुर। ठीक है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद में फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य, तो उदयपुर में याद रखना है, फुलवारी की नाल उदयपुर में। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो अलवर, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो अलवर। टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो 3 जिले, राजसमंद, अजमेर और पाली। टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कितने जिलों में याद रखना है? 1 नंबर राजसमंद, 2 नंबर अजमेर और 3 नंबर पाली। ठीक है। उसके बाद में है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपके 3 जिलों में, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कितने जिलों में? 3 जिलों में, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है सिरोही में। रामगढ़ विषधारी वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपके बूंदी में। और जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? जयपुर में। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी में, जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपके जयपुर में। और जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ना, इसके अंदर आप विशेष रूप से ध्यान रखें, विषधारी सांप पाए जाते हैं। और सिरोही वाले में आपको विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जंगली मुर्गा, यानी जो माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, यहाँ पे जंगली मुर्गा फेमस है। और सीता माता अभ्यारण्य में आप उड़न गिलहरी याद रखें। उड़न गिलहरी कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो सिरोही के अंदर जंगली मुर्गा ये फेमस है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी विषधारी सांप के लिए फेमस है। और जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो जयपुर के अंदर। ठीक है। और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें
तो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी के सहारे सहारे जो जिले बसे हैं उनके अंदर पाया जाता है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। और इनके अंदर आप सारी डिटेल भर सकते हैं उनकी कि भाई कौन सा कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ मैप डाला है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई है कि ताल सफर कहाँ है, मरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, रावली टोडगढ़, सॉरी। ठीक है। उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, जयसमंद सीता माता अभ्यारण्य। तो आपको जैसे ही इसकी पीडीएफ मिलेगी तो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर वापस रिवीजन करके सेट कर देना। फिर बढ़ते हैं आगे। इनके अतिरिक्त राजस्थान में कुछ अभ्यारण्य और है, जैसे जवाहर सागर अभ्यारण्य की बात करें तो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो भरतपुर। बैसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो चित्तौड़गढ़। कौन कौन सा? बैसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य और सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपके सवाई माधोपुर में है। वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य और केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य ये धौलपुर के अंदर स्थित है। ठीक है। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये उदयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये जयपुर में। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारां के अंदर। तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य जो चूरू में स्थित है। ठीक है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजना है तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील वेटेलैंड यानी दम भूमि क्षेत्र। देखो, रणथंभौर, इसमें ध्यान रखना, रणथंभौर, सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स ये जो है ये एक प्रकार से बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील वेटलैंड यानी नम भूमि क्षेत्र, सांबर झील नम भूमि क्षेत्र जहां प्रवासी पक्षी आते हैं, ये नम भूमि क्षेत्र कौन कौन से? एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर भूमि। ठीक है ना, ये। और उसके बाद में जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में सिंकारा पालतू और ऊंट राज्य पशु है। ठीक है ना। देखो, वन्य जीव की श्रेणी में तो सिंकारा जो है वो राज्य पशु है, और पालतू पशु की श्रेणी में बात करो तो ऊंट है वो आपका राज्य पशु है। तो ये चीज़ें भी आप वापस इस मैप के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में वन संरक्षण, राष्ट्रीय वन नीति 1952 जिसको संशोधित किया गया था 1988 के अनुसार कुल भूभाग पर लगभग 33% वन होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई प्रत्येक क्षेत्र पर 33% वन होने चाहिए। ये किस में कहा गया? ये 1952 जो वन नीति बनी थी जिसको 1988 में संशोधित किया गया था उसमें। राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग पर 20% वन थे, मतलब 20% वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी फिलहाल नई रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक है ना। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान इस संस्थान जिसका नाम है काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है। ये दोनों ध्यान रखना, काजरी और आफरी जिनका हेडक्वार्टर है वो जोधपुर में। और इस संस्थान का उद्देश्य है शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना। उसके बाद में देखो ये भी जाने, राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़दी गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर बलिदान दिया था। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया। और प्रतिवर्ष, ये चीज ध्यान रखना, प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। उसके बाद में अपने प्रश्न आ गए। देखो, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। और राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दे माउंट आबू में। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या पाई जाती है? उड़न गिलहरी पाई जाती है। राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर गोडावण पाया जाता है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बाघ पाया जाता है। और केवला देव के अंदर साइबेरियन करन पाई जाती है। तो ये तो हो गए आपके एग्जाम टाइप क्वेश्चन, अति लघुरात्मक प्रश्न और लघुतात्मक प्रश्न जो मेरे साथ ही आर एस की तैयारी कर रहे हैं, आर एस मेंस की, तो उसके रिटर्न के लिए इनको लिख करके अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। अब अपन इसमें जो वन लाइनर के हैं, जैसे अपने 6 क्लास में अपन देख रहे थे उसी के अकॉर्डिंग है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट ये कंप्लीट कर लेते हैं। ओके। पहला जो प्रश्न है वो है,
राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन है? देखो, राजस्थान को टोटल जो क्षेत्रफल है उसके ऊपर कितने प्रतिशत भाग पर वन है? हम्म। ओके। राजस्थान के टोटल भूभाग की बात करें तो 10वें। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो, राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उदयपुर। उदयपुर। राजस्थान में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो, राजस्थान में सबसे कम वन पाए जाते हैं चूरू। ठीक है। राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा है? तो ये यहाँ डिटेल आगे आ गई, कोई दिक्कत नहीं। जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है क्या कहलाता है? देखो, जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है आरक्षित। देखो, यहाँ पे प्राथमिकता आरक्षित को दी जा रही है। ठीक है। आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर क्या होता है? देखो, आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर पशु सराहने और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है, तो वो चीज़ आप इसके अंदर देख लेना। ठीक है। राजस्थान की कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन कितना है? तो 1/3। 1/3 भाग है वो आरक्षित वन है। वह वन क्षेत्र जहाँ कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति दी जाती है तो क्या कहलाते हैं? तो इस तरीके के जो वन होते हैं वो कहलाते हैं आपके सुरक्षित वन। सुरक्षित वन। राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितना भाग सुरक्षित वन क्षेत्र में है? राजस्थान का कितने प्रतिशत भाग है वो सुरक्षित है? तो ये है आधे से अधिक, 50% प्लस है। ठीक है। ऐसा क्षेत्र जहां पशु चराने लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। देखो, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता तो वो होता है अवर्गीकृत वन। कैसा वन होता है? अवर्गीकृत वन। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये है अरावली। ठीक है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं राजस्थान की शुष्क भाई, उष्णकटिबंधीय व शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र पर। राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखो, शुष्क व अर्ध शुष्क भाग पे राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? तो कौन कौन से आते हैं? ये बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया। ठीक है ना, ये सारे जिले। राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? तो इसके अंदर देखो, मुख्यतः लिख दो आप वन के अंदर रोइडा, खेजड़ी प्लस कंटीले वन लिख सकते हैं। कंटीली झाड़ियाँ। ठीक है। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? देखो, राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी है। कौन है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो रोइडा है। सॉरी, राजस्थान का राज्य वृक्ष भी खेजड़ी। खेजड़ी। ठीक है। राजस्थान का राज्य पुष्प की बात करें तो रोइडा है। और सेवन घास कहाँ पाई जाती है? तो जैसलमेर। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन होते हैं, इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है, कि जैसे मानसून आया उस टाइम ये अपने पतझड़ देते थे। मानसूनी वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? 22 नंबर पे। तो इसके अंदर सागवान, बरगद, ये आप लिख सकते हो। मुख्यतः सागवान और अन्य जो थे वो सारे।
अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं पहाड़ी वाले क्षेत्र में। पहाड़ी वाले क्षेत्र में सदाबहार वन होते हैं। देखो, सदाबहार वन होते हैं जो हमेशा होते हैं अर्ध उष्णकटिबंधीय, मतलब हमेशा हरे भरे होते हैं, या फिर इसके अंदर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, अर्ध उष्ण कटिबंधीय। ठीक है। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजस्थान के अंदर बात करें तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है वो 3 है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भरतपुर में स्थित। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में मुख्य प्रजाति पाई जाती है। देखो, जो केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य है इसके अंदर मुख्य प्रजाति किसकी पाई जाती है? तो साइबेरियन करेन इसमें मुख्यतः विशेष रूप से ध्यान रखना है। साइबेरियन। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा अभ्यान जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? तो बाघ, भालू, सांबर। बाघ, भालू, सांबर, ये इत्यादि। ठीक है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है कोटा और चित्तौड़गढ़। कोटा, चित्तौड़गढ़। कोटा प्लस चित्तौड़गढ़। अभ्यारण्य शब्द का अर्थ क्या है? तो भय मुक्त वातावरण। भय मुक्त वातावरण। ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपके जैसलमेर प्लस बाड़मेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं? तो इसमें आपको विशेष रूप से गोडावण ध्यान रखना है। केवला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। देखो, केवला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर और करौली। सवाई माधोपुर प्लस करौली में। ठीक है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, पाली, उदयपुर। राजसमंद 3 जिलों में स्थित है, राजसमंद, पाली और उदयपुर। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है 37 नंबर। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो उदयपुर में। ठीक है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ये है आपके अलवर में। ठीक है। टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। देखो, टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजसमंद, अजमेर, पाली। राजसमंद, अजमेर और पाली। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखो, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 3 जिलों में स्थित है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ प्लस उदयपुर। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। देखो, 41 नंबर जो माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है सिरोही में, और ये है आपके जंगली मुर्गी के लिए फेमस। ठीक है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से पाया जाता है, ये पाया जाता है जंगली मुर्गा, बस विशेष रूप से ध्यान रखें, जंगली मुर्गा। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। देखो, रामगढ़ विषधारी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका स्थित है बूंदी में, कोटा बूंदी। ठीक है। जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? देखो, जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो जयपुर में। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखो, चंबल के सारे सारे स्थित है। ठीक है, चंबल के सारे सारे स्थित है। तो सबसे पहले बात करें कोटा, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली। कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, और फिर आप जाओ फिर धौलपुर। ठीक है। जवाहर सागर अभ्यारण्य स्थित है। देखो, 46 जवाहर सागर अभ्यारण्य स्थित है।
कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर अभ्यारण्य, ठीक है ना, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य, देखो बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका भरतपुर में, ठीक है। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, देखो भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भैंसरोडगढ़ आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? तो सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपका सवाई माधोपुर में हो जाएगा, सवाई मानसिंह से सवाई माधोपुर, ठीक है। वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, देखो 50 नंबर वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपके धौलपुर। राजसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है जयपुर। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है बारा, ठीक है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? चूरू में स्थित है। राजस्थान के कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल है? देखो राजस्थान के अंदर जो अभ्यारण्य है वो आपके 3 अभ्यारण्य है, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान में स्थित वेटलैंड स्थल कौन कौन से हैं? नम्न भूमि क्षेत्र जो है ना, नम भूमि क्षेत्र कौन कौन से? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर, केवला देव प्लस सांबर। राष्ट्रीय वन नीति घोषित हुई थी तो ये हुई थी 1952 में, और 88 में उसको संशोधित किया। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग पर कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो 33%, ठीक है। राजस्थान राज्य की वन नीति घोषित हुई थी, देखो राजस्थान राज्य की वन नीति घोषित हुई थी, कब हुई थी? तो बात करें तो ये हुई थी 2010, और जिसके अंदर कहा गया कि हम 20% लक्ष्य रखेंगे, और लक्ष्य कितना रखा गया? 20% भूभाग। वर्तमान में राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग है वहाँ पे वन है? तो लगभग 10%, ठीक है। काजरी कहाँ स्थित है? काजरी और आफरी ये दोनों जोधपुर में, जोधपुर, ठीक है। खेजड़ली कांड कब हुआ था? तो खेजड़ली कांड है 12 सितंबर 1730, 1730। और कितनी महिलाओं ने? 363 था, 62 था। अमृता देवी विष्णु के नेतृत्व में कितने स्त्री पुरुषों में बलिदान दिया था? तो ये था 363। और विश्व का एकमात्र पशु मेला कब भरता है? तो भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दक्षमी, पक्ष की दक्षमी को, ये चीज इंपॉर्टेंट। विश्व एकमात्र अगर पशु मेले की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ पे विश्व का एकमात्र पशु मेला पड़ता है। तो ये थे पहले अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और नोट्स। मिलेंगे सेकंड अध्याय में जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको इनकी PDF उपलब्ध होएंगी।